नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आसिफ इकबाल। आज हॉट सीट हम कुछ ऐसी शख्सियत के साथ करने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। 5 बार के सांसद रहे हैं और एक सामाजिक सरोकार की उन्होंने एक नई पृष्ठभूमि गढ़ी है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जब भी बिहार में कोई बड़ी परेशानी आती है उसमें वो सबसे एक्टिव तौर पे देखे जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी की। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने न्यूज इंडिया को वक्त दिया। जी नमस्कार। पप्पू जी, आपका नाम पप्पू यादव है लेकिन आपके रूप बड़े अलग अलग हैं। आप कहीं भी कोई परेशानी होती है सबसे पहले बेबाकी से आप खड़े हो जाते हैं। इस वक्त कौन से मिशन पे लगे हैं आप? अभी तो ब्रजभूषण सिंह अभी तक जेल गए नहीं और इंक्वायरी उनकी संपत्ति की जांच तो हुई नहीं। और जो मध्य प्रदेश वाला बाबा चमत्कार कर रहे हैं, रावण से बात कर रहे हैं, और बिहार में जो अभी बच्चियों को लेकर के देश भर में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बच्ची कहीं भी सुरक्षित नहीं। कल सासाराम में 2 बच्ची को गोली मार दी गई, एक मर गए। एक आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। हाजीपुर में एक बच्ची को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और देश लगातार जो व्यक्ति आप देखे होंगे, भाजपा के बारे में मेरी अपनी राय ये है जी कि वर्तमान भाजपा जो है उसमें जितने बड़े बड़े अयासी ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले वो बाबा हो, आज राम रहीम को छोड़ दिया गया। इतने बड़े बलात्कारी को हमेशा पैरोल दे देना सिर्फ सत्ता और सियासत के स्वार्थ के लिए, लालच के लिए। और दूसरी तरफ देश जिस पर गर्व करता है, बेटी पर, माँ पर, बहनों पर, हमारी संस्कृति पर, वो बेटी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि लगातार ओलंपिक गेम्स में हमारे साथ शोषण हुआ। लगातार जो कुश्ती भारत की जो अध्यक्ष पद पर कई बार से आसीन है, जो करोड़ रुपया कमाए हैं इससे, और एकदम वो चिल्ला के कहता है कि मैं मुंह खोल दूंगा तो बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या मजबूरी है कि अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, ब्रजभूषण सिंह जी को लेकर के इंक्वायरी बैठा देंगे या पूछ लेंगे या जांच कर लेंगे, लेकिन हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो आप हमको बताइए, मुद्दाले सामने में जी यदि गरीब आदमी अभी तक कोई बैगन चोरी, टमाटर चोरी या बैल चोरी या पेट के लिए चोरी कर ली होती तो 7 साल का सजा भी हो जाता, इंक्वायरी नहीं होती, जांच नहीं होता। हम लोग के बारे में कभी कोई जांच नहीं होता है। अब यदि कोरोना में, बाढ़ में, तूफान में या कहीं सवाल खड़े करते हैं या धरना देते हैं, बीएसएससी के बच्चे, अमीन के बच्चे, तो उस पर लाठीचार्ज करके केस करके जेल में ठूस देते हैं। मतलब चोरी भी, सीना चोरी भी, कमजोर पर जुर्म करने का जो इनका सिस्टम है वो तो चलेगा, लेकिन रसूखदार जो पैसे वाले लोग हैं, कहावत है सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। जब ऊपर से नीचे एक ही लोग सब नंगे हों, पॉर्न देखने वाला जब पूरा देश बन जाए, सिस्टम हो जाए। हम कोरोना में पैसा बांट रहे थे, पैदल चल रहे थे, लाल जला रहे थे, लोग पॉर्न देख रहे जी। तो हम उस कंट्री में क्या उम्मीद करें जब संविधान खतरे में हो जाए, किसान न्याय के लिए पागल हो जाए, बेटियां चिल्ला चिल्ला करके भारत में बोले तो फिर उसको सुरक्षा की मुहिम हो जाए, जिस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा बेटियों पर जुर्म और कई गुना बढ़ गए। तो आप यदि इन मामलों को देखिएगा तो बड़ा विचित्र स्थिति होती है। और उसमें मेरा सवाल ये है कि क्या इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं होना चाहिए? निश्चित। यदि आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हैं तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में आप कर दीजिए, बेशक, तो पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब कंप्लीट रूल कहता है कि आप जहां पर बेटियां रहती उस होटल में जेंट्स को या किसी भी ऐसे सिस्टम जो लॉ रूल बना हुआ है उसमें आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो आप जीते नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में पप्पू जी आपने ट्वीट बड़े शानदार किए हुए हैं।
मैंने पूरा ट्वीट की मैंने फहरिस्त ले रखी है और मैं चाहूंगा कि एक दो ट्वीट में पढ़ के सुनाऊं, बाकी आप उसका मतलब बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय बेटी को बीजेपी नेताओं से बचाओ। आपने ये बृजभूषण शरण सिंह से क्या डरते हैं मोदी जी? यौन उत्पीड़न के आरोपी एमपी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते मोदी जी? ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बेटियां दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही हैं लगातार, और मर्दानी क्यों छाई है मोदी सरकार? मतलब साफ तौर पे आपने आपके निशाने पे बीजेपी के बहाने ही सही, लेकिन केंद्र की सरकार है, ऐसा क्या? देखिए, केंद्र की सरकार कैसे है? सरकार पर नहीं है, आप उसको सरकार, प्रधानमंत्री किस कस्टोडियन होते हैं ना किसी भी जी सिस्टम को, किसी भी चीजों को। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे संविधान तो बहुत मजबूत और सारगर्भित है, संविधान धर्म ग्रंथ है, संविधान वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन इसको मॉनिटर कौन करेगा, इसको एक्ट कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन? कोई अच्छा व्यक्ति, कब लाल बहादुर शास्त्री तो है नहीं जो मॉरल वैल्यू की बात करे। तब के जो लोग थे, मनमोहन सिंह जी तो बचे नहीं, जी अटल बिहारी बचे नहीं। अटल बिहारी होते तो मैं ऐसी बात आपसे नहीं करता। बेशक। लेकिन वर्तमान में जब जो सरकार बनी हुई है, जिसमें दो व्यक्ति इतने बड़े लीडर जो 6 क्लास 8 क्लास में पढ़ के देश चला रहे हैं, जिसने बहुत साधारण तरीके से एक्सपर्ट कल एक लड़के को पप्पू बना दिया था, और अपने रसूख और पैसे के बदौलत, ताकत के बदौलत उनको राहुल गांधी जी के ट्वीट से एम्स में हैक कर लिया है, पता कर लिया कि कौन सा ड्रग्स भारत को चाहिए। एक बार आप नहीं बोले। जोशी मठ पर जब शंकराचार्य हमेशा बोलते रहे थे जी कि यदि इस तरह अदानी अंबानी या पूंजीपतियों के लिए जो हम काम करते रहे, आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए, निजी क्षेत्रों में उसके दौलत को बढ़ाने के लिए, तो फिर जोशीमठ या नेचर नहीं बचेगी। और ये बात सुषमा स्वराज ने भी ये बात कही थी कि बिल्कुल तरक्की और प्रगति के लिए नेचर को खत्म नहीं किया जा सकता। तो लगातार इन्हीं के नेताओं के द्वारा बात की गई। अभी कम से कम राहुल गांधी जी के पद यात्रा से एक बात तो आई ना जी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेताओं को कहा कि क्या हर बात में प्रतिक्रिया देना जरूरी है, क्या हमेशा कुछ कुछ बोलते रहना जरूरी है? आलोचना कभी, अभी जो एक लगातार आलोचना होने जी लगी थी कई बार किसी चीजों की, तो मेरे निशाने पर कोई बीजेपी नहीं या कोई सरकार से सवाल तो उठेगा ना। नीतीश कुमार बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल आदमी है सर। नीतीश कुमार एज ए मैन बहुत अच्छे हैं, हमेशा प्रयास करते हैं आगे बढ़ते हैं, बढ़ने का, चेंज करने का, लेकिन सिस्टम और उनके नेता चेंज नहीं करने दें। पदाधिकारी के हाथ में यदि पूरी की पूरी गिरफ्त हो और बिहार जो छटपटाहट है बिहार, वो हम नहीं आगे बढ़ती है। सवाल नीतीश कुमार जी और उसके पर्सनैलिटी पर खड़ा होगा। तो जब इतनी बड़ी घटना के बावजूद, इतने दिनों के बावजूद, जो आप बार बार ओलंपिक के सवाल पर, एक तो कोई तीरंदाज या हॉकी जीतता है, बिल्कुल वो भी किसी दूसरे स्टेट के आर्थिक मदद के कारण। जब नवीन पटनायक मदद करते हैं, इनको पता भी नहीं चलता है कि तीरंदाज क्या हुआ हो, कैसे कौन जीत गया। और ये सबसे पहले दोनों तरफ से फोटो खिंचाने के लिए सेल्फी, इधर से उधर भी सेल्फी, इधर भी सेल्फी, हर चीजों में जब ये अपने ही मियां मिट्ठू बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हर चीज हम कि मैंने ही किया, मेरे ही द्वारा भारत बन गया, दुनिया में जो हुआ सो हम ही कर लिए, तो आजाद आखिर हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो तमाम इंदिरा चीजें हुई गांधी, हैं पप्पू मनमोहन जी, सिंह, अटल जी कुछ ये किए ही नहीं। तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उसकी उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि देखिए आप भी इस पहलवानी के बहुत शौकीन रहे हैं, आपने बड़े नजदीक से चीजों को देखा है, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के माने जाते रहे हैं, हमेशा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे हैं, आप भी 5 बार के सांसद रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि तमाम राजनीतिक दल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि स्पोर्ट्समैन को परेशानी होने लगे? आज स्पोर्ट्समैन इस तरह के सवाल कर रहे हैं, साफ तौर पे आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप इन कमेटियों में मत बनाइए। देखिए, एक तो बजट आप देख लीजिए एक्सपर्ट पर। देखिए, हरियाणा यदि कुछ साउथ के स्टेट ना हो तो आप ओलंपिक और एथलेट के बारे में सोच लीजिए। गर्व करते हैं हम हरियाणा के बच्चों पर, उसके जिद पर, उसके जुनून पर। पंजाब के कुछ चीजों पे हरियाणा है, पंजाब है, साउथ के एक आधे स्टेट है। हिंदी भाषी इलाके को तो इन लोगों ने चौपट ही कर दिया। उससे हमसे ज्यादा मेरे पिता या मेरी पत्नी नेशनल इंटरनेशनल खेल रही बिल्कुल थी, लॉन्ग टेनिस। मेरा बेटा रणजी खेलता है, मेरी बेटी इंडिया बास्केटबॉल खेलती है। जी मैं सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हॉकी को आप देख लीजिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया ध्यानचंद को, जूता नसीब नहीं हुआ था।
कबड्डी को देख लीजिए, 3-3 4-4 5-5 बार भारत को जिताने वाला कबड्डी दूर तक नसीब नहीं हुआ। जिसकी मार्केटिंग नहीं हुई, वहां पर जिसके पास पैसे नहीं है, जिस खेल में, क्रिकेट में यदि ग्लैमर है, पावर है, मार्केटिंग है, तो वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी है। वहां सब नेता अध्यक्ष बनने के लिए बाप बाप करते हैं, जी पागल है, सब लोग जाने के लिए बाप बाप करते हैं। लेकिन कबड्डी में, वॉलीबॉल में, तैराकी में, फुटबॉल में जिन चीजों में पैसा नहीं है, ग्लैमर नहीं है, पावर नहीं है, चमत्कार जहां है वही लोग बाप बाप करते हैं। नेता चमत्कार के पीछे ज्यादा भागते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। हिंदुस्तान के बिल्कुल। इतिहास में आप उठा के देखिएगा, आज भी फिजिकल टीचर एथलेटिक्स को जो चीज चाहिए, जो बड़े बड़े गड्ढे चाहिए, सुविधा चाहिए, हर गेम वाले जब कहीं जाते हैं खेलने के लिए, तो उनको स्टेडियम के रूम में बैठा दिया जाता है। बेटियों की सुरक्षा नहीं होती है, बेटी को बाथरूम नसीब नहीं होता है, बेटियों को सही ढंग से सोने के लिए नसीब नहीं होता है, खाने नसीब नहीं होते हैं। आप थर्ड क्लास में ले जाते हो। आप क्रिकेट जब होती है तो आप देख लो, 7 स्टार से नीचे की बात नहीं होगी, उसकी खातिरदारी में मुख्यमंत्री खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब अन्य चीजें होंगी तो वहां पर एक आदमी लेने के लिए जाएगा। तो आपको पावर चेंजर की बात, आप किसी खेल के प्रति इनका रेस्पेक्ट क्रिकेट के प्रति भी नहीं है। वहां 10,000 करोड़ रुपया है, वहां पैसे हैं, वहां महंगे शराब है, वहां अयाशी है, वहां सब कुछ है वहां पर। अच्छा, तो आपको सब क्या कुछ लगता है कि पहलवानी में क्या क्षेत्रवाद बहुत हावी है? मतलब ऐसे अगर हम इस आरोपों प्रत्यारोप को छोड़ दें, अगर आपसे हम नहीं पूछें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी प्रतिभा को बिहार और यूपी में करना क्यों नहीं चाहते? यहाँ पर तो फिजिकल टीचर नहीं है, हमको कोई गेम से मतलब ही नहीं है। यहाँ का क्रिकेट उठा के देखिए कितना बुरा दिया है, कितने लोग यहाँ लूट रहे हैं। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। आप अभी कल हम पप्पू यादव को आप पहलवानी इस पर अध्यक्ष पद पर बैठा दीजिए, देखिए भारत में पहलवानी का चेंजिंग क्या हो जाता है, दुनिया कैसे चेंज कर जाती है। आप मेरी जिंदगी का वे क्या है, हम फोकस कहाँ करते हैं, इंटेंशन क्या है, टेंशन क्या है, हम सिंसियर किस चीजों के प्रति है, सीरियसनेस है कि नहीं, हमारा ट्रस्ट हमारी है कि नहीं, हम पॉजिटिवनेस हमारे भीतर है कि नहीं, हम ईमानदार उसके प्रति हैं कि नहीं। तो यहाँ तो नेता न सीरियस है न सिंसियर है। ईमानदार है सिर्फ हम या तो अयाशी के प्रति या तो पैसा कमाने के प्रति। यदि पैसा कमाने में हम लगे रहेंगे और सारी कटौती करेंगे पप्पू तो जी, भारत में नंबर 1 के ये बिल्कुल सब कुछ और नेता के कारण है। पप्पू जी, देखिए या ये कोच अपने तमचा इसीलिए दलाल को कोच रखते हैं। बेशक इसीलिए तमचा दलाल को आपकी छवि तमाम नेताओं से अलग है। आप बेबाक हैं और बेलौस बात करते हैं। हमारे ही जब हमको ये मालूम हुआ कि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो बड़े सारे लोगों ने सवाल भी किए। हमारे एक सहयोगी का सवाल है, उन्होंने कहा कि आइडियल बिहार कैसे आप देखना चाहते हैं? स्पोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं क्योंकि आप में तमाम चीज़ें आप मानते हैं कि स्पोर्ट्स होना चाहिए। स्पोर्ट्स स्पिरिट जिस तरह से पहले थी, खास तौर पे हर खेल की अगर बात करें तो बिहार को बड़े सारे पदक मिलते थे, लेकिन अब पदक तो दूर, अच्छे ग्राउंड भी नसीब नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा हमारी भी रिपोर्ट में कई बार साफ हुआ है। क्या लगता है आपको, आइडियल बिहार देने के लिए क्या क्या चीजें जरूरतें हैं जो करना चाहिए और जो वहां की सरकार नहीं कर रही है? देखिए, मुलायम सिंह जी ने सफाई को क्या नहीं दिया, उस इलाके में सब कुछ दिए, स्टेडियम दिए, तैराकी का दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब सरकार बनती बदलती है, बिगड़ती है, हम एक बेहतर ईमानदार कोच नहीं दे पाते हैं। आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, यदि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो आप उत्तर प्रदेश को देखिए। बिहार कुश्ती में नंबर 1 हो सकता है, बंगाल और झारखंड की फुटबॉल में सबसे नंबर 1 हम दुनिया में टॉप कर सकते थे। तो बंगाल का फुटबॉल क्यों सबसे नीचे चला गया? क्यों झारखंड की तीरंदाजी सबसे नीचे चली गई? क्यों बिहार की प्रतिभा खत्म हो गई? क्योंकि हमको जाति धर्म मजहब से और कुछ नहीं, हमको दिन भर हमको भूमिहार यादव राजपूत तेली सौ चौधरी करने से फुर्सत होगा और सियासत में हम आएंगे कैसे? 5 जात 6 जात, 5 जात 6 बेशक। जात, शराब शराब शराब, 5 जात 6 जात, 5 जात 6 जात, 5 जात 6 जात। अब जो चीज दुनिया में, आप पहला मुख्यमंत्री को याद कीजिए तमिलनाडु का, हर गांव में हाई स्कूल कब बना दिया था? तमिलनाडु के नोमिद्रिपाद क्या नाम था? और हम आज भी 6000 हाई स्कूल के लिए तरस रहे हैं बिहार में। बिल्कुल आजाद हिंदुस्तान के पहली बार जब मुख्यमंत्री ने हर पंचायत में एक हाई स्कूल दे दिया था, दुनिया का निर्माण तमिलनाडु में। तो आज भारत बिहार इतने आजादी के बाद हम नहीं दे पाए, तो कहाँ तमिलनाडु कहाँ बिहार, इसकी कल्पना करिए ना तो भैया। 20 साल से तो मतलब अगर देखिए 17-15 साल से ज्यादा तो नीतीश कुमार जी को हो गया,
कई बार आपने भी उनका साथ दिया, कई बार आपने उनके खिलाफ, तो तमाम चीजों के बाद भी नीतीश कुमार जी हमेशा कहीं ना कहीं से सेंटर ऑफ अटेंशन रहे हैं बिहार के लिए, बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। नीतीश कुमार एक ऐसे आइडियल नेता के तौर पे हैं कि सरकार किसी के हो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, देखिए खासतौर पर देखिए 15 मैं साल से। आपको देखिए परसेप्शन का खेल बड़ा है। एक तो चुनाव का मतलब है नैरेटिव तय कर दो, मंडल का, कमंडल का, मंदिर का, मस्जिद का, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पुलवामा, आजादी मिल गई, कांग्रेस टूर हो गए, इंदिरा जी डेथ कर गई, फिर राजीव जी डेथ कर गए शहीद के नाम पर। आप दुनिया में इतिहास उठा के देखिए, आप चुनाव कभी भी विकास या किसी नैरेटिव तय होता है। डीएनए खराब हो गया, आरक्षण पर हमला हो गया, जाति जनगणना मुद्दे आ बिल्कुल। जाएंगे, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मतलब अब पंजाब देखिएगा तो वो जिताने के लिए वोट नहीं देता, वो हराने के लिए देता है। अभी मान के लोकसभा में वो हराने के लिए वोट दे दिया, दूसरे लोग चुनाव जीत गए। तो बिहार के बारे में मेरी राय यह है कि जी जब आप 5 साल बाद चुनाव लड़ने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा जीतते ही, तो जो फोकस काम पर होना चाहिए, सिंसियर और सिंसियरिटी हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल। हम वो फोकस करने लगते हैं कि हम 5 साल के बाद कैसे आएंगे, फिर हम 10 साल कैसे रहेंगे, किन किन जातियों का गठबंधन होगा, किसको खुश करेंगे, किसको खुश नहीं करेंगे, किसके बारे में क्या बोलेंगे, यदि बोलेंगे तो कौन सी जाति तकलीफ हो जाएगी, यदि हम किसी क्रिमिनल हम माफिया नेता को चैलेंज करेंगे तो कौन सी जाति का वोट है मेरा घट जाएगा। सोसाइटी अपने अपने माफिया अपराधी को बिहार की नेता जनता बनाती पप्पू है। यादव क्यों नहीं मौका दे रही है? पप्पू यादव के पास तो पूरा खाका है, पूरा प्लान है, बिहार को कैसे डेवलप किया जाए उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग है। और पप्पू यादव 5 बार के सांसद रहे हैं, पप्पू यादव बिहार को बेहतर समझते हैं। पप्पू यादव ने वो तमाम चीजें करके दिखाई है जो एक राजनेता से तमाम आवाम को उम्मीदें होती हैं। तो आखिर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को क्यों नहीं मौका मिला? क्या वजह मानते हैं पप्पू जी? देखिए ये सब चीजें परिस्थितियों पर कल छल बल साम दाम दंड भेद, टाइम पर्सन प्लेस वे के मुताबिक दुनिया चलती है। आप इसको गौर से समझने का प्रयास कीजिए। जी इकबाल साहब की बुद्ध को भारत अभी तक एक्सेप्ट किया क्या? दलितों के घर में बुद्ध रहते हैं, वाल्मीकि पासवान के घर में और समारोह के घर में फोटो नहीं लगती है। अब संत रविदास का पासवान के घर में फोटो नहीं लगती है। आप उठा करके देखिए ना स्थिति क्या होता है। आप उस पर इतने जल्दी राम को बनवास जाना पड़ा, सीता की अग्नि परीक्षा लोगों ने करवा दी, शिव को जहर पीना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, वृंदावन जाना पड़ा कृष्ण को। आप इतने अर्थ युग में, भौतिक युग में जहाँ जाति धर्म मजहब प्रकाशता पर है और जी राजनेता हमेशा चतुराई चालाकी और चाणक धूर्तई या दुष्टई इन सब चीजों से चलता है। कब किसको कितना फायदा घाटा, बिल्कुल कौन कब किधर जाएंगे, किस जात का पकड़ किसके पास है, कौन जात का समीकरण होगा, बिल्कुल। किसको मंत्री मंत्री बनाने पप्पू जी से। आप जात की तो बात हम कर रहे हैं तो एक सवाल एक बड़ा एक, लाजमी। एक, एक बात मैं आपको बता जी दूं, जी तो आप इसको ऐसे समझिए, मैं 5 बार और 1 बार एमएलए, मैडम 3 बार रही, मेरी माँ भी चुनाव लड़ी, बिल्कुल कुछ वोटों से हार गई। मैं ऐसे आपको कहना चाहता हूँ 83 में मुखिया बने। आप इसको ऐसे समझिए कि बिना किसी चीज के हर व्यक्ति, यही नहीं, आप बिहार की बात नहीं करिए, भूत में भूकंप आया पूरी ताकत के साथ हम और मेरी मिसेज जी वहां गए, जी उत्तराखंड में आया वहां गए, उड़ीसा में आया वहां गए। बेशक जब कोई घटना घटती है देश भर में वहां मदद करते हैं, कोरोना हो या कोई हो। जब देखे तो आप कभी यदि टाइम या कभी ईश्वर ने या जनता जिसको मैं भगवान मानता हूँ, बिहार आज न कल बदलेगा। मनुष्य मन प्रधान होता है, जीव प्रधान नहीं होता है, जी और चेंज तो होके रहता है। कल ये सामाजिक विरासत में आप इसको जानते हैं कि बदलाव एक परंपरा है, ये होके रहेगा। आप दौर से आप चले गए, मुलायम सिंह गए, रामविलास जी चले गए, शरद जी चले गए, लालू जी एकदम सख्त बीमार है, नीतीश जी 75 के हो गए। तो ये लंबे समय तक एक दूरी जाति समीकरण, जाति तो सब जगह है लेकिन यहाँ इस तरीके से चीजें बनी हुई है। तो हमने तो कहा कि हमको कुछ मत करो, सब जात को वोट दे दो, यादव राजपूत भूमिहार बावन तेली पासवान राम बैकवर्ड फॉरवर्ड सबको दे दो। एक जिला में हमको एक विधायक बना दो, 40 हो गया, तो 40 के बगैर तो किसी का बनना नहीं है। तो चाइना रूस और अमेरिका नहीं आए देखने के लिए। अब बिहार दुनिया के लिए यदि सबसे नंबर 1 नहीं हो जाए तब ना आप हमसे चैलेंज बिल्कुल कीजिएगा। आप बिल्कुल हमको पहले आप जब बिना किसी चीज के पप्पू यादव
हर सिस्टम के खिलाफ बात करता है, हर माफियाओं के खिलाफ बोलता है, और बिना मदद की हम कहीं से आते नहीं है। हम कुछ न कुछ मदद करते ही करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में बदलाव बड़ी जरूरत है। अर्थ युग है, निश्चित। हम पॉलिटिकल इवेंट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ जाके राजनीति नहीं कर सकते, नहीं तो नेतागिरी हमने नहीं कर हमने सकते। परिचय भी हमने आपका इसी कर्पूरी तौर पे दिया ठाकुर पप्पू जी। हमने परिचय भी आपका इसी तौर पे दिया, हमने राजनेता के तौर पे परिचय नहीं दिया, हम जानते हैं आपको। लेकिन एक सवाल, जब जाति की बात हो रही तो आपने एक ट्वीट किया था, वो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा और आपसे इसका सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। जाति जनगणना के साथ साथ बेरोजगारों की जनगणना होनी चाहिए, ये एक ऐसी मांग है जो देश में, अगर इस मांग को बेहतर तरीके से प्रसारित किया जाए तो देश का कम से कम मुझे लगता है कि 80% युवा आपके साथ खड़ा नजर आएगा। क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ी हुई है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने इसकी मांग क्यों की और क्या आपको लगता है कि आपकी इस मांग को कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है और कौन मानने वाला है? राजनीति के इस गंदी खेल में बहुत जल्दी बहुत साफ सुथरी बातें नहीं आती। गाली गलौज कीजिएगा, किसी का नफरत पैदा कीजिएगा, राम को गरियाइएगा, मोहम्मद को गरियाइएगा, कुरान को गरियाइएगा, गीता को गरियाइएगा, किसी जाति को गरियाइएगा, तो ये सब बातें आ जाएगी। जैसे वो बाबा का चमत्कार, अभी रावण से बात कर रहा है, पागल है, उसको इतना पगलेटी है, तो उसको कहिए ना कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज कर दे, कोई अस्पताल ना जाए। उसको कहिए तो बड़का कोरोना में कहाँ ढुकल थे। आप इस वीरेंद्र मुसलमान शास्त्री को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब पप्पू जी? वो पागल है, फिर चैलेंज कौन सी करेंगे? पगला को चैलेंज किया जाता है, ये सब फालतू आदमी है। नेता लोग जाके धीरेन्द्र शास्त्री को कहाँ से रेस्पेक्ट दे देता है। कभी आसाराम बापू के दरवाजे पर सब जाता था, अटल जी से लेके अडवाणी जी से लेके सब डांस करते थे, सब नेता पैर छूता था, तब भी हम उसको गंदा आदमी बोलते थे, तब भी हम बोलते थे ये चरित्र। आपने हमको कभी देखा ये आबा बाबा ताबा काबा? ये अच्छे बाबा, अच्छे संत होते हैं, जैसे मेरे यहाँ महर्षि जी थे, बहुत सारे संत इस धरती पर आए, महापुरुष आए, उनके लेकिन वो पास तो स्वघोषित बाबा हैं, वो तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं और अपने आप को शास्त्री भी कहते हैं और कहते हैं कि मैं चैलेंज देता हूं सभी को और मुझे एक्सेप्ट कीजिए आप लोग। सुनिए, सब भीड़ में ला करके अपने आदमी को खड़ा करके मार्केटिंग करना, इस अगला को बोलिए ना कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गरीबी खत्म कर दे। इसको बोलिए ना अमीरी चमत्कार है। तो आजकल तो सब वो जो बड़का बड़का म्यूजिक होता है, क्या कहते हैं उसको जी, वो जो दिखाता है, अरे पर्दा के पीछे नहीं रुमाल निकाल लेता है, क्या जादू, करता है? जादू। जादू। ये जादू आदू फादू वाला भी बेचारा चमत्कार करता है। ये भी पीछे से, ये भी साईं बाबा, झोपड़बंदी साईं बाबा भी चमत्कार करता था। लेकिन वो तो बायोडाटा दिखा देते हैं, वो पेन और पेपर के साथ बैठते हैं और सबका बायोडाटा लिख देते हैं कि इनका चाचा, इनका भाई, इनका बाबा, सब लोग, और तालियां बजती हैं। भैया एक बात बोल रहे हैं, 10 ठो 50 ठो 100 ठो ये चोर अपना रखता है, और भीड़ में 200 400 दूर चोर अपना रखता है। ये उसी को बुलाएगा जो इसका चोर होगा, पहले से ये तय कर लेता है। आप अगर ऐसे सवाल खड़े करेंगे तो वो आपको भी चुनौती दे देंगे और वो कहेंगे कि आप आइए, आप सवाल का जवाब लीजिए, आपको भी बुलाएंगे। वो उसको कह रहा हूँ, अभी उसको बोलिए ना चैलेंज करने के लिए। मैं तो सीधा कहता हूँ, कोरोना में कहाँ थे जब सब मर रहा था? इसको बोलिए ना कि दवाई उपलब्ध करा दे पूरा गरीब का। अभी कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर से लोग मर रहे हैं। अब जो 3% दौलत जिस गरीब आदमी के पास है, 64% जीएसटी देता है, और जिसके पास 60% दौलत है 3% जीएसटी देता है। इसको बोलिए जो 64% जीएसटी देता है उसको गरीब कर दे। बोलिए किसान की आय दुगुनी कर दे। चमत्कार में तो किसान की आय दुगुनी हो सकती है, या ब्रेन ट्यूमर तो ठीक हो जाएगा। इसको बोलिए किडनी ठीक कर दे। ये आलतू फालतू धंधा ये नेता का ये लोग पाला हुआ समझिए कि सबसे बड़ा ये विज्ञान पर चैलेंज है, ये आस्था पर चैलेंज है, ये भगवान पर चैलेंज है। कहता हमसे नंबर मत पूछना, हम रावण से बात कर रहे हैं। दांती लग जाएगा इसको कि पागल की तरह बात करता है। लेकिन बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं बाबा के अनुयायी बढ़ गए, बाबा को मानने वाले बढ़ गए, और बहुत लोग आप इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया मार्केटिंग है। मैं बाबा को चैलेंज, बाबा को इसको बोल ही नहीं सकते कौन चोर के बारे में बाबा बाबा करते हैं। धीरेन्द्र है उनका नाम। ये धीरेन्द्र है, कोई चोर धीरेन्द्र होगा, किसका नाम लेते हैं? ये शास्त्री धीरेन्द्र है। वो शास्त्री। ये धीरेन्द्र को नेता तो ये शास्त्री,
शास्त्री हो गया ये, कौन सी पढ़ाई किया, कौन सा यूनिवर्सिटी किया, कौन सी पीएचडी किया? ये सब नेता जाके पैर छूने लगे, बस इसकी मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग बना दिया, पैसा उलझ करके टीवी पर इसको दिखाने लगे। ये जो दिखता है बिकता है, ये देखते नहीं थे रांची वाला, कौन बाबा क्या नाम था, एक तो निर्मल 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 हाँ, निर्मल बाबा थे। इस सबको जेल में ठूसिए। विज्ञान बचाना है दुनिया में, साइंस को, आईएमए को, आईटीएन को, इन बाबा को रोकना पड़ेगा। इससे मेरे बच्चों के प्रतिभा पर असर पड़ता है। या कर दे चमत्कार, कर दे बेरोजगारी से मुक्त, दे दे रोजगार। बकवास बात करते हैं इन लोगों के बारे में। बिल्कुल चैलेंज है मेरा इन लोगों को। शास्त्री शास्त्री चोर चिल्लर, छोड़िए इस सब बातों को। ठीक है, ठीक है। हम जाति जनगणना के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही बेरोजगारों की जनगणना की आपने मांग उठाई है। जाति जनगणना के बारे में मेरी साफ राय है। बिल्कुल, जाति जनगणना सबसे पहले ऐसे समझिए, हमारे जीवन में जब मैं पैदा लेता हूं तो डोम जाति आती है, और जब हम मरते हैं तो उसके 2 बूंद पानी आते हैं। सबसे ज्यादा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से तिरस्कृत वही जाति है। क्या उनको आगे नहीं लाना है? क्या उनकी संख्या हमको नहीं पता चलनी चाहिए? हम जब पैदा लेते हैं तो चमैन आती है, चमैन माँ, जो चमार जाति से होता है, सबसे ज्यादा तिरस्कृत वही है। क्या हमको उनको नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल। क्या यदि हम आज इन्वायरमेंट और नेचर की बात करते हैं, जल जंगल पानी की जी, तो मूलवासी आदिवासी ने सबसे ज्यादा लड़ा, बिरसा मुंडा भगवान जी। क्रांति सबसे ज्यादा हुआ। क्या हमको 9 करोड़ 68 लाख 86 लाख आदिवासी में मात्र 13-14 हजार शिक्षित है? नौकरी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल घास की रोटी खाता है, उनके मिनरल पर अदानी अंबानी पप्पू यादव का अधिकार हम लूटते हैं। क्या उसको आगे नहीं लाना चाहिए? जाना चाहिए। क्या निषाद नदी के किनारे, निषाद, केवट, मला, धानुक, नुनिया, कुम्हार, जवार, क्या हमको गरीब को आगे लाने का राइट नहीं है? जाति जनगणना समय समय पर बनता क्यों? यह किसी जाति को गाली देने के लिए नहीं है। मैंने कहा किसी जाति को बुरा न लगे जी। और बेरोजगारी जब कॉलम बनेगा तो उसमें जादव भी होंगे, राजपूत भी, ब्राह्मण भी, भूमिहार भी, तेली भी, जाट भी, गुज्जर भी, मराठा भी, सब होंगे। तो एक कॉलम मुसलमान भी जो बेरोजगार होंगे उसके आधार पर भी आप जनगणना कर लीजिए। दूसरा, गरीबी के आधार पर मैंने कहा जनगणना कर लीजिए कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है। हमने आपकी सारी बातों को तमाम लोगों तक पहुंचाया। आपने जितना वक्त निकाला हमारे लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो छवि है ना बेबाक, मैं उसको कहूंगा कि उसमें और इजाफा कीजिए, क्योंकि ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है जो तमाम अपनी बातों को बहुत ही बेबाक और बेलौस बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका। तो आज हमारे साथ पप्पू यादव थे। तमाम सवालों के अपने अंदाज में, जैसा वो माना जाता रहा है, 5 बार के सांसद रहे हैं, उन्होंने अपने अंदाज में तमाम सवालों के जवाब दिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ और उनसे भी इसी तरीके से हॉट सीट पर बैठा के उनसे तमाम तरह के सवाल और जवाब लेंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।